डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुश इन्फ्लेशन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि लागत के कारण जो मुद्रास्फीति होती है और मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति होती है, दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करती, कई बार एक साथ काम करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे को बढ़ाती है। इसी में कई ऐसे अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने ये बात साफ साफ कही है। उन्होंने ये बात कही है कि दोनों का डिस्टिंक्शन इररेलेवेंट है, फुलिश है, यानी कि दोनों में अगर आप चेंज करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो दोनों के प्रभाव को, तो ये बिल्कुल क्या नाम है, असंभव काम है। बहुत मुश्किल है एक दूसरे का प्रभाव डालना कि मुद्रा जो स्थिति है वो मांग प्रेरित है कि वो लागत के कारण हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करके एक साथ काम करती है, ऐसा बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं। कुछ ये भी मानते हैं दोनों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। उसका कारण ये है कि जब लागत प्रेरित होगी या लागतों के कारण जब मुद्रास्फीति बढ़ रही होगी, महंगाई लागत बढ़ने के कारण बढ़ रही होगी, तो उसके लिए अलग उपाय करने पड़ेंगे। और जब मांग बढ़ने के कारण जब मुद्रास्फीति हो रही है तो उसके लिए अलग उपाय करने पड़ेंगे। जो रेमेडी है दोनों की अलग अलग है, इसी कारण जो है अलग अलग तरह से उनको डील करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में कई बार दोनों में जो है अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको बता, जैसे मांग प्रेरित है तो उसके अंदर जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब वो सब चीज़ें आएंगी, फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आएंगे तब। लेकिन जनरली क्या है, उसमें आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, मॉनेटरी मेजर्स कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह से छेड़खानी कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉस्ट वाली बात करेंगे तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा कंट्रोल है, प्राइस कंट्रोल आते हैं, तो उसमें कुछ अलग रेमेडी होती है, इसमें अलग रेमेडी होती है, इसलिए इसका वर्गीकरण यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। परंतु हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि एक दूसरे को ये प्रभावित करती है। अब वो कैसे प्रभावित करती है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैंने कल आपसे कहा था कि कॉस्ट वाले डायग्राम अच्छे से पढ़ के आना, डिमांड वाले डायग्राम भी अच्छे से देखना। उसके बाद कॉस्ट पुश डिमांड पुल के जब डायग्राम देख लेंगे, कैसे सप्लाई कर्व होता है, शिफ्ट करता है डिमांड कर्व वगैरह, तब हम इसका कंबाइंड डायग्राम बना लेंगे। तो आज हम वो कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट पे सीधे ही मैं आ जाता हूँ, क्योंकि पिछला आपने अच्छे से पढ़ा है, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। अब ये जनरल ESAD का डायग्राम है, आपको ध्यान ही है ये फ्रेमवर्क, जिसमें हम यहाँ क्वांटिटी लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई हम यहाँ पे शो करते हैं, प्राइस यहाँ पे हम शो करते हैं। अब इसमें ये अपना जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई जो अपवर्ड शिफ्ट करती है, एग्रीगेट डिमांड जो डाउनवर्ड शिफ्ट करती है, उसका इक्विलिब्रियम है P1 पे। आप यहाँ देख सकते हैं इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब यहीं पे अब आप ये मान लेते हैं कि कॉस्ट पुश, लागतें किसी कारण बढ़ गई, मजदूरों ने मजदूरी बढ़ा दी, इसलिए लागतें बढ़ गई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ, जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई, सप्लाई का शिफ्ट कर गया कहाँ, लेफ्टवर्ड। इसको डॉट से शो कर सकते हैं, चाहे तो आप एक लाइन बना सकते हैं। अब जब शिफ्ट कर गया लेफ्टवर्ड, तो ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व है। जब शिफ्ट किया, पहले यहाँ काट रहा था, अब यहाँ काटेगा, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तब यहाँ पे E1 एक नया हमें मिल गया पॉइंट। अब इस नए पॉइंट पर प्राइसेस बढ़ गई, क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई, सप्लाई रिस्ट्रिक्शन। अब आगे चलते हैं और ये मानते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ। कैसे, वो भी मैंने आपको बताया था कि मजदूरों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, वो भी खर्चा करेंगे, कई और कारणों से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आ सकता है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई मान लीजिए, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आया, तब क्या होगा, ये यहाँ पे डिमांड पुल कर्व शिफ्ट हो गया इस पॉइंट। अब ये AD1 वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। तब यहाँ पे डिमांड आप मानते हैं बढ़ गई। अब जब डिमांड बढ़ी तो एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टैब्लिश हुआ, इसको कर देते हैं E2, इसको E2 कर देते हैं। अब यहाँ पर एक फिर से ये हो गया P3। अब इन पॉइंट्स को कन्वीनियंस के लिए A पॉइंट कर देते हैं, इसे हम B पॉइंट कर देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे C ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें, सबसे पहले इस पॉइंट पे था, जब AD और AS इंटरसेक्ट कर रहे थे तब प्राइस था P1। उसके बाद लागतें बढ़ने के कारण डिमांड कर्व तो वहीं रहा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, वो ऊपर चला गया। यहाँ पर AD, पुराने वाली AD को यहाँ पे कट किया तो नया प्राइस पॉइंट आ गया।
प्राइसेस बढ़ गए। अब जब डिमांड तरफ शिफ्ट करेगा यानी कि महंगाई बढ़ेगी, मांग प्रेरित होने के कारण, तब वो AD1 आ जाएगा। अब AD1 पर फिर से प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे P3 पर, यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह का ये बॉक्स सा बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं A पॉइंट से, इस पॉइंट से B पॉइंट से और फिर C पॉइंट तक, ये जाना था पहले कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फिर डिमांड पुश इन्फ्लेशन। अब इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंबाइंड इफेक्ट ये है कि पहले क्वांटिटी थोड़ी यहाँ पे कम हुई, लेकिन वापस आगे क्वांटिटी वहीं की वहीं रही एट द एंड ऑफ डे, लेकिन प्राइसेस बढ़ते चले गए। प्राइसेस में काफी चेंज है, P1 है, P2 है, P3 है, यानी कि ज्यादा महंगाई बढ़ गई कॉस्ट की वजह से, लागतों की बढ़ने की वजह से, फिर मांग बढ़ने की वजह, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित दोनों की वजह से प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। तो एक काफी शिफ्ट आ गया, क्वांटिटी ज्यादा चेंज नहीं आया, क्वांटिटी वहीं आ गई वापस, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये होता है संयुक्त प्रभाव, यानी कि लागत और मांग प्रेरित दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है और महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है इसके सर्कल की वजह से। और अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट हो तो दोनों एक दूसरे को मतलब सस्टेन नहीं कर पाती, वो जल्दी खत्म हो जाती है, उतनी महंगाई बढ़ नहीं पाती अगर दोनों प्रभाव एक साथ काम ना करें तो। ये आपको मूल रूप से समझना है, जो दोनों काम करते हैं तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो यहाँ आप देख ही सकते हैं P1 से P2 और P3। तो ये आप दोबारा डायग्राम घर पे प्रयास करें। पिछले डायग्राम देखें, उनका कंबाइंड इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कर रही है, वो कॉस्ट वाला फैक्टर है। यहाँ पे डिमांड कर्व ऊपर जा रहा है, वो डिमांड वाला है। अब दोनों को हमने एक में ही बनाया, इसी वजह से इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ चला गया और फिर यहाँ चला गया। तो इस पर आप फोकस करें। थैंक यू।